धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, क्योंकि ये इलाका इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इन सब पहलुओं पर, सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पर जिसमें आपने दिखाया कि कैसे 2014-15 के बाद से लेकर 2022 तक किस तरह जो है बहुत सारे संस्थान बंद हो गए और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। ये वीडियो आपने तब बनाया है जबकि वर्तमान सरकार रात दिन दावा कर रही है कि उसने मेक इन इंडिया के नाम पर, मेड इन इंडिया के नाम पर दुनिया भर के जो है क्या बोलते हैं स्टार्टअप शुरू करा दिए हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया है, उनकी बेरोजगारी दूर कर दी है। तो कैसे आप इसको बताना चाह रहे हैं व्यूअर को? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। एक्चुअली ये मुझे ध्यान में तब आया जब मैंने एक रिपोर्ट देखा बिजनेस स्टैंडर्ड का, और ये चर्चा हो रही थी किसी टीवी चैनल में, और उसमें कोई गरिमा सिंह है सबसे बड़े सवाल पे वो उठा रही थी। तब जाके मैंने डेटा वगैरह ढूंढा तो पिछले 7 वर्षों में जिनकी आपने चर्चा की है, तकरीबन 18 लाख यूनिट जो असंगठित क्षेत्र में है वह बंद हो गए और 54 लाख नौकरी खत्म हो गया। हालांकि इसमें भी थोड़ा संदेह है कि 18 या 54, यानी एक यूनिट में क्या 3 ही है, छोटे मोटे होते हैं 5 से 10 लोग होते हैं, लेकिन ये 54 नहीं ज्यादा है, ना भी तो कम से कम 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बंद हो गए। जहां तक सरकारी नौकरी है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें भी वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वह रोजगार को फेंके जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बिहार में मानव बल करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे जो इनके वर्कर्स थे जो पोल पर चढ़ के बिजली का वो जो देखभाल करते हैं, बारिश में तूफान में गिर गया उसका काम करते हैं, 18 से 16 घंटा काम करते हैं। अब उनको इन लोगों ने ठेकेदारों को दे दिया है, यानी वह रोजगार खत्म हो गया। इस सरकार के हिसाब से रोजगार है, लेकिन रोजगार का मतलब होता है कि 30 दिन के बाद आपको वेतन मिले, उस बीच में 4-5 दिन छुट्टियां मिले, बीमार होने पर उसका छुट्टी मिले, इलाज के लिए व्यवस्था हो, बाल बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा हो। तो यह रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है सारे दावों के बावजूद भी। और जो भी लोग बात कर रहे हैं, यह साफ नजर आ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, और बाकी जितनी भी समस्याएं आ रही है देश में, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, वह क्राइम क्रिमिनल हो, वह अंधविश्वास फैल रहा हो, आधार यही है कि लोग गरीब होते जा रहे हैं। जी, बात आपने सही कही है, लेकिन जिस दौर में हम ये कह रहे हैं कि संचार क्रांति का युग है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम कुछ भी पता कर सकते हैं, आज अंधकार में नहीं रखा जा सकता है किसी को, सूचना का अधिकार जिसका बैंड बजा दिया गया वो भी हमारे पास है, फिर भी लोग ऐसा लगता है कि कुछ और ही कर रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है इन चीजों से, या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को तो मतलब है, लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। मेरे पास भी कुछ लोग ऐसे पहुंचे हैं जो भाजपा के जबरदस्त समर्थक हैं, बहुत खुश है जो हो रहा है कि भैया चाचा जो भी है कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ भी दिलवा दीजिए। 8,000 रुपया महीना पे काम करने को तैयार है, 10 भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सत्ता को, जिस व्यवस्था को, जिस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उसका आधार ही है कि वो तुम्हें लूटे, तुम्हारे रोजगार को खत्म करे, सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े, और इसलिए जो पूंजीपति वर्ग है उनको टैक्स की माफी दी जा सके, उनका जो टैक्स स्लैब उसको घटाया जा सके, उसको लोन को माफ किया जा सके। यह उनके समझ से बाहर है, और यह समझाने वाले लोग भी सरकार में ही किसी न किसी तरह शामिल हो गए। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीब पे आप लंबे समय तक राज कर सकते हैं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, वो अपनी तमाम जरूरतों में ही घिरा रह जाता है। ये सरकार ने सोच लिया है कि लंबे समय तक राज करना है तो इनको गरीब बना के रखो, कमजोर बना के रखो। 5 किलो चावल तो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, और नारा मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए दूर दराज कंधे पर डाल के चलेंगे। हर जगह ये हो रहा है, केवल भारत नहीं, हर जगह में हो रहा है।
देश की बात हो रही है, देश की महानता की बात हो रही है, हमारे ऐतिहासिक गौरव की बात हो रही है, जहां कि ऐसा कुछ है नहीं, वह तो एक सामान्य प्रोग्रेस में था, वहां से हम आज तक पहुंचे, उसमें गौरव करने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने की चीज है। और ये जो बढ़ी है, अगला कदम क्या हो, क्या हम वापस जाएं या एक समाजवादी समाज की तरफ आगे बढ़े जहां रोजगार 100% हो। जी नहीं, हमें अपना वही ऐतिहासिक गौरव हासिल करना है और पूरे विश्व को दिखा देना है कि हम वाकई में विश्व गुरु हैं। खैर, टॉपिक लंबा हो जाएगा, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और पहली जो खबर हमारे पास आ रही है वो है अरुंधति राय से जुड़ी हुई। एलजी की सिफारिश के बाद यूएपीए लगा दिया गया उन पर अभी, और अब खबर आ रही है कि उनको एक बड़ा पुरस्कार मिला है। जी हाँ, पेन पिंटर ये 2024 का उन्हें मिला है। यह है साहसिक काम करने के लिए, जनता के सामने जो सही विचारधारा है उसको लाने के लिए, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने में मजबूती के साथ, कितना भी दबाव हो कुछ ना हो, उन्हें दिया जाता है। और कॉमनवेल्थ यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड और जो भी इनके साथ है, उन देशों के नागरिकों को, लेखकों को दिया जाता है। और इस वर्ष, पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। यह पेन पिंटर ही है, पिंटर नाम के हैं, उन्हीं के नाम पे है। उन्हें कुछ पुरस्कार बड़ा सा मिला था, वह नोबेल प्राइज मिला था राइटिंग वगैरह में, लेख के लिए, उन्हीं के नाम पर यह चल रहा है पिछले 5 वर्षों से। तो यह भारत के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, प्रशंसनीय है, खुशहाली की बात है कि देखो ऐसे समय में भी हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें मतलब सफलता मिल रही है। हाँ, जरूरत है साथ में आने की, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही लाइन कही कि जरूरत है साथ में आने की। खैर, अगले खबर का रुख करते हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव बना दिए गए हैं डिप्टी एनएसए। सवाल पैदा होता है, डिप्टी एनएसए को क्यों वहां पे बैठाया गया? डिप्टी एनएसए जो भी हैं, ये विक्रम मिस्त्री या मिश्री हैं सर। जी हाँ, और इन्होंने बहुत भक्ति पूर्वक और बहुत अपनी कुशलता का प्रमाण देते हुए इन्होंने काम किया होगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में डिप्टी रह चुके हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर है, और ये चीन के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो पाया गया होगा, एक तो एक रेगुलर चेंजेस होते रहता है, जो जरूरत भी है, और जो पहले के लोग रिटायर करते हैं, तो इनको भेजा गया है अमेरिका के एम्बेसडर के रूप में। और इसका कोई खास मायने इस रूप में अभी सामने नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि अभी जितने भी चुने जाएंगे, ऊपर के लेवल के लोग बनाए जाएंगे, चाहे मिलिट्री हो या पुलिस प्रशासन हो, जुडिशरी हो, या इन्हीं के लोगों को बनाया जाएगा जो आरएसएस को समर्थन करते हैं। जी अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद यह बदलाव हुआ है। नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है पहले ही हफ्ते में रूस का, उससे पहले ही बदलाव हुआ है। क्या उससे जोड़ के कुछ देख सकते हैं या ऐसे ही होना ही था? तो अभी की भारत की जो विदेश नीति है वह एक पतले मतलब धागे पर या रस्सी पे चल रहा है। एक तरफ वह अमेरिकी परस्त भी है, इजराइल को भी समर्थन करता है, दूसरी तरफ न्यूट्रल होने का ढोंग भी करता है या दिखावा करता है, जो भी है। और उस हालात में हमें ऐसे प्रवक्ता चाहिए, ऐसे विशेषज्ञ चाहिए जो इस बात को दिखा सके कि हमारी सरकार एक स्वतंत्र सरकार है, जनता की बहुत देखभाल करती है, जनता विरोधी नहीं है। इसके बावजूद कि अमेरिकी विदेश मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नीति हो रही है, पाकिस्तान के साथ साथ हमारे को भी किया, वह गलत है, वह हमारा अंदरूनी मामला है। और उसी मुंह से दोबारा बोले कि जो चीजें अमेरिका हमारे अंदर कर रहा है वो हस्तक्षेप कर रहा है, और साथ साथ अमेरिकी मदद और अमेरिका के साथ मिलके जहां तक वो दिखाने की कोशिश करें कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम बाइडेन या ट्रंप से हाथ भी मिलाते हैं। जी चलिए, अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, नॉन बाइंडिंग वो रेजोल्यूशन था, जिसमें कहा गया कि 8 फरवरी के जो चुनावी नतीजे पाकिस्तान में आए वो ठीक नहीं है, उनकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित करके उसको खारिज कर दिया, और साथ ही यूएन में और अमेरिका में नया राजदूत भी तैनात कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहते हैं? कोई जांच की बात तो की नहीं, जांच की भी तो बात करते ना। मैंने आपके पिछले सवाल का जो जवाब दिया उसमें भारत हटा के आप पाकिस्तान डाल दीजिए, तो बात तो वही है और कुछ नहीं है। ये लोगों को दिखाना है अपने जनता को कि हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, उसकी निंदा कर दी, अमेरिकी हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना करे, हम एक स्वतंत्र देश हैं, एक सार्वभौम देश हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई मायने नहीं है। जी क्या लग रहा है कि एक और जंग का मोर्चा खुलने जा रहा है सर? क्योंकि जो इनका रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि अब हम अफगानिस्तान में घुस के हमला करेंगे।
अफगानिस्तान में घुसकर जो अफगानिस्तानी समर्थक या वहां का जो आईएसएस या तालिबान है, बाय द वे जो पिछले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, जिसका चेहरा कहें तो इनके तुलना में ज्यादा लिबरल है, ज्यादा स्वतंत्र खुला था, न्यूट्रल था जहां तक अमेरिका और रूस की बात थी, उन्होंने ही 4 से 5 हजार तालिबानियों को जो पाकिस्तान के धरती पे अमेरिका की मदद से बने थे और अफगानिस्तान में थे, लेकिन अफगानिस्तान का जो मुख्य तालिबान है उससे लड़ रहे थे, तो अपने यहां बुला के इनको सुरक्षा दी थी कि भाई यहां रह सकते हैं। अब वो लोग फिर अफगानिस्तान में जाकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तो ये लोग इमरान खान को कह रहे हैं कि वो तालिबानी खान है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आक्रमण करेंगे, लेकिन आक्रमण में हो सकता है 1-2 मिसाइल छोड़े, F-16 जाके कुछ 1-2 बॉम्ब गिराएं, लेकिन वास्तव में उस हद तक यह हिम्मत नहीं करेंगे कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई करें, क्योंकि वहां पे चीन भी है, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। जी, चीन तो मैनेज ही करा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वो तालिबान के समर्थन में आएगा। नहीं, सेना ना भेजे, लेकिन उसका असर तो बहुत है, वह मदद भी कर सकता है। अभी तक केवल आर्थिक रूप से कर रहा है, हो सकता है हथियार के तरीके से भी करे, हो सकता है चीनी समर्थक जो पाकिस्तान में सैन्य ताकत है, जो अभी प्रो अमेरिका है, उसको भी तोड़ने की कोशिश करें। इसलिए ऐसी हालत में पाकिस्तान की इतनी ताकत तो नहीं बन पा रही है कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी वह लड़ाई कर सके। 1-2 मिसाइल छोड़ना वो अलग बात है, घुस के मारेंगे कि दावा कर सकता है, लेकिन लड़ाई करने की अभी उसकी औकात नहीं है। जी, लेकिन अमेरिका तो चाहता है ना कि अफगान को और तालिबान को डिस्टर्ब करे, तो अब पाकिस्तान के रास्ते करा सकता है वो। अभी फिलहाल में नहीं, हो सकता आगे में। अभी फिलहाल में जहां अमेरिका में खुद एक संकट है कि वहां चुनाव हो रहा है बाइडेन और ट्रंप के बीच में, दूसरा संकट आपके यूक्रेन में, और तीसरा गाजा पट्टी में जो लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ, वहां पर नहीं चाहे कि पाकिस्तान में भी हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए भी। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू किया गया, विपक्ष के कई नेताओं को पकड़ लिया गया है। यह भी एक मजाक ही है। वैसे वहां के संविधान के हिसाब से काला जादू, या अंग्रेजी में जिसे सॉर्सरी कहते हैं, वह कोई दंडनीय अपराध नहीं है। हालांकि इस्लाम में शायद हो, वह देखना पड़ेगा आप लोगों को, और उसके आधार पे भी इन लोगों ने उसे जेल में डाल दिया है, तो बात अलग है। और ये जो भी थी, एक महिला है शमाम या क्या उनका नाम है, उनके पति और 2 दूसरे मिनिस्टर वगैरह जो थे, ये लोग भी उसमें शामिल हैं। ये लोग मुइजू के साथ पहले काम कर चुके हैं, उनके अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन क्या इस तरह से काला जादू करने से मुइजू सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, या बीमार पड़ जाएंगे, या मर जाएंगे? यह सब अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। वैसे मालदीव के पुलिस ने इस पे अभी कोई खुलासा नहीं किया है। जी, अच्छा सर, अगर वाकई में कोई जादू वादू वाली बात होती तो लाल कृष्ण आडवाणी देखिए ना, सपना लिए चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लौह पुरुष कहा जाता था उनको, तो ये सब फजूल बातें नहीं लगती आपको? 90% से अधिक जनता का आह लेकर 5% से कम पूंजीपति वर्ग शासन कर रहा है 400-500 वर्षों से। क्या वो बर्बाद नहीं हो जाते? क्या गॉड इतना मूर्ख है कि इनकी आवाज वहां तक पहुंचने का कोई उपाय रहता? काला जादू, लाल जादू, सफेद जादू, बिल्कुल बकवास है। जी, इंडोनेशिया में बैठकर 103 ताइवानी मलेशिया के लोगों को ठग रहे थे, एक ही जगह से पकड़े गए हैं। जी हाँ, ये साइबर क्राइम चल रहा है, और जहां से पकड़े गए हैं वहां से करीब 450 मोबाइल, यानी अलग अलग मोबाइल, सिम, लैपटॉप वगैरह वगैरह भी पकड़े गए हैं। और देखिए, यह साइबर क्राइम पूरे वर्ल्ड ओवर में चल रहा है। आधार वही है, बेरोजगार। और ये लोग चूंकि ट्रेंड हो गए हैं, इंटरनेट इस तरह से फैल चुका है, अब इनके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप भी आएगा अब तो, और अच्छी तरीके से हमारे बैंक में, हमारे आधार कार्ड में, हमारे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसमें घुसकर और हमें लूटेंगे। और ये कितना भी कोशिश कर ले, इसको बंद नहीं कर सकते हैं। वैसे ताइवान सरकार का रुख देखिए, उन्होंने कहा कि उनके राजदूत और बाकी लोग आएंगे, इनसे मिलेंगे, और जैसे ही कार्रवाई खत्म होती है कोशिश करेंगे खत्म करवाएं, ताकि अपने नागरिकों को अपने यहाँ देश वापस ले जाए। कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितने बड़े क्रिमिनल है। हाँ, कितने अच्छे नागरिक है, ले जाके इनकी आरती उतारनी चाहिए, फूल मालाएं पहनानी चाहिए, और इनका जुलूस भी निकाला जाना चाहिए। खैर, अगली खबर रुक कर लेते हैं। कल आपने देखा होगा कैसे एक डिस्कशन हुआ, CNN के जरिए कराया गया, प्रेसिडेंशियल डिबेट आप उसे कह सकते हैं। उसमें बाइडन ने जिस तरीके का रवैया दिखाया, अब डेमोक्रेट्स कह रहे हैं भाई इसको हटाओ, किसी और को लाओ। डेमोक्रेट्स में जो काफी बहस चलना शुरू हो गया है कि क्या बाइडेन बाबा, आप चूंकि कहते हैं बाबा इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, 71-72 वर्ष के हैं, क्या ये 81 साल के हैं और 78 साल का डोनाल्ड ट्रंप।
81 वर्ष के हैं वो, 79 वर्ष के, ठीक है। जी। क्या ये सही में चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहला चीज यह है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारा जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रमुख जो है, धार्मिक हो अधार्मिक हो, जैसा भी हो, उसका चेहरा कैसा हो, वह क्या बोल सकता है, कितना चालाक है, धूर्त या बदमाश है, वॉर क्रिमिनल हो जैसे नेतान्याहू है, बल्कि इसके पीछे जो कैपिटलिस्ट क्लास का जो संयंत्र है, जो उसका कंट्रोल है, जो डीप स्टेट है, वह किस तरह से चलाता है, इस पर निर्भर करता है। बाइडेन जीत जाए, हार जाए, ट्रंप आए ना, को अंतर नहीं पड़ता है। वैसे बाइडेन ने कहा शुरुआती दौर में, बाद में इन्होंने अपने भाषण में कहा है, अपने डेमोक्रेट्स में जहां बात चल रही थी, कि उस समय में अच्छा फील नहीं कर रहा था, गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। और बाद में अपने पत्नी से कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, यानी यह जो है उस समय उड़ जाता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। सठियाना अभी शुरुआती दौर है या मध्यम दौर है, अंतिम दौर तक नहीं पहुंचा है, बड़े गहरे में नहीं है। लेकिन बाइडेन का ऐसे पद पर जहां वो न्यूक्लियर पावर का तथाकथित रूप से बटन या कंट्रोल या डिसीजन लेने की बात है, अभी जब यूक्रेन का युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में लग रहा है कि परिवर्तन हो सकता है, सही नहीं है। और डेमोक्रेट्स का जो हंगामा हो रहा है वह भी बिल्कुल सही है, लेकिन वही है जो मैंने पहले कहा कि चुन के आगे जाते हैं और जो भी उल्टा सुल्टा करें, जो एक्चुअल काम करने वाले हैं वह करते रहेंगे, बाइडेन को उठा के उधर किनारे बिठा देंगे कि बैठे रहो अपना। सवाल मेरा ये है कि क्या अब इसी स्थिति में बाइडेन के विकल्प के तौर पे किसी और डेमोक्रेट्स को लाया जा सकता है आगे, और बाइडेन क्या आने देंगे? लाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में अभी इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अपना नॉमिनेशन नहीं दिया है, तो किसी को भी ला सकते हैं, अपने इनके जो साथ हैं, इनकी पत्नी है या दूसरे लोग जो इनसे हार गए उनको ला सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। जी। कोई महिला आज तक राष्ट्रपति नहीं बनी है, ये महिला को क्यों नहीं आगे लाते हैं? अब महिला में वो जो क्लिंटन की वाइफ थी, हिलैरी क्लिंटन, जो बाइडेन ने पिछली बार अंदरूनी अपने डेमोक्रेट्स के बीच में हराया था, वो आ सकती है। वो तो इसमें बड़ी नजर लगा के बैठी हूं, हालांकि वो कम वॉर क्रिमिनल और झूठी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा भी है कि 2014 में जो हुआ उसमें हमारा हाथ था, और यह भी उन्होंने कहा कि हमने तालिबान जो बनाया अफगानिस्तान में, उससे हमें कोई अफसोस नहीं, ISIS जो बनाया मदद की, क्योंकि हमें उससे USSR को तोड़ने में मदद मिला। एक एविल को खत्म करने के लिए दूसरा एविल बनाया, और हम इससे भी निपट लेंगे। जी। मैं अगर राष्ट्रपति बना तो ऑफिस जाने से पहले ही यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को खत्म करवा दूंगा। ट्रंप के इस दावे में कितना दम है सर? अब देखिए, दोनों का फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, अंदर का जो मसला है, मेक्सिको से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, नौकरी देने ना देने के बाद एक ही अंतर पड़ता है, कोई खास अंतर दोनों के बीच नहीं पड़ता है। यूक्रेन पर यह शुरू से कर रहे हैं कि यदि मैं राष्ट्रपति रहता तो यूक्रेन में युद्ध नहीं होने देता, और आज यदि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में जीत गया तो बनने से पहले मैं युद्ध रुकवा दूंगा। हो सकता है वास्तव में युद्ध रुकवा दें, क्योंकि तब इनका असर, इन्होंने साफ कर दिया नेटो को कि अब हम मदद नहीं करेंगे। इन्होंने यूक्रेन के अंदर बोल दिया कि इस जेलेंस्की को हटाओ यदि युद्ध करना चाहता है तो, और रशिया का यदि समर्थन कर दिया तो हो सकता है कि जिस तरीके से इनका जो पैसे जा रहा है, डॉलर जा रहा है, करोड़ों नहीं अरबों खरबों में डॉलर जा रहा है, जिसके लिए बार बार कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन पैसा दे, हम ही लोग क्यों दे रहे हैं, और इससे अमेरिकी जनता को अपने पक्ष में लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव के बाद कहेंगे कि पुतिन ये बात माने तो हम युद्ध रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे, कुछ भी हो सकता है, कहने कोई खास मतलब नहीं। एक बात जो ये चल रही है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका को नाटो से बाहर कर देंगे, तो फिर नाटो की औकात क्या बचेगी? यदि अमेरिका सही में नेटो से निकल गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी का बार बार चिल्लाना कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, यानी 4 ही 5% यदि भय है, संभावना है कि अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाए, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने आप अपनी सुरक्षा कर सके, रशिया या दूसरे देश यदि आक्रमण करते हैं, या जो हमारे वर्ल्ड में जो हमारा मार्केट उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हैं। इस सब के बीच में एक रोल चाइना को देखना होगा कि चाइना के प्रति अमेरिका या ट्रंप आने वाले समय में यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या रुख देखते हैं, क्या वो चीन के साथ ज्यादा बेहतर संबंध बना के, ये जो ट्रेड वार चल रहा है उसको थोड़ा कमजोर करके, और यूरोपियन यूनियन जो इंडिपेंडेंट होने के लिए छटपटा रहा है, जनता छटपटा रही है, और रशिया के खिलाफ एक अलग मोर्चा बनाएंगे, इसकी संभावना कम है लेकिन हो सकता है। जी।
क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन तो देखते ही नहीं है इनकी जो राष्ट्रपतियों की जो बहस होती है, और ये क्या बोल रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, हम इनके चुनाव में दखल भी नहीं देते, हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इन्होंने सही कहा है। वैसे ये लोग देख रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि ट्रंप जीते, क्योंकि पहले भी ट्रंप के साथ इनकी बातचीत का दौर चल रहा था, बाइडेन के बाद से बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन यदि ये कहते हैं कि हम ट्रंप को चाहते हैं तो जनता भड़क जाएगी, क्योंकि एंटी रशिया या रूसोफोबिया बड़ी जबरदस्त चल रहा है, इसलिए बोलेंगे नहीं। और पुतिन भी बड़ी समझदार है, जीतने के बाद जो होगा देखा जाएगा। जी, बताया जा रहा है उत्तरी कोरिया की फौज जो है रूस पहुंच चुकी है, क्या काम करेगी सर वहां पे वो? रूस पहुंची नहीं है, लेकिन न्यूज में यह आ रहा है कि चूंकि इनका डिफेंस पैक्ट हो गया है, और उस पैक्ट के हिसाब से यह है कि एक दूसरे पर आक्रमण होता है कष्ट में, तो अपनी सेना भेजेंगे, तो महीने भर के अंदर में सेना भेजने की बात है। और ऐसे में है तो नॉर्थ कोरिया से 50,000 से 1,00,000 सेना भेजा जा सकता है, भले ही एग्जैक्ट फ्रंट पे ना हो, लेकिन फ्रंट के पीछे उसको देखभाल करने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, जरूरत हो तो उसमें सर्कुलेट करने के लिए, जो सेना जाता है फ्रंट पे लड़ने के लिए, उसे 2 से 3 दिन के बीच में वापस लाना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है, ताकि वो रिकूप हो सके, अपनी ताकत फिर से पैदा कर सके, जो मारे गए हैं उसके यूनिट को उसको फिर से भरपाई किया जा सके और आराम कर सके, ताकि फिर से लड़े। इस रिसर्कुलेशन में या रीग्रुपिंग जिसको भी कहते हैं मिलिट्री फोर्स में, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वो स्तंभ होगा। और यदि ये होता है तो कहीं संभावना बनती है कि बेलोरसिया के भी सैनिक उधर साथ हैं, तब तो थर्ड वर्ल्ड की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, तो क्या इसी के लिए रूस जो है एंटी इंटरमीडिएट जो है मिसाइल बना रहा है, जो 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है? या इस पे शुरुआती दौर में 1987-88 के बीच में, उस समय यूएसएसआर का जो भी हेड था गोर्बाचोव, और इस तरफ में ये जो थे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, इन लोगों के बीच में उन्होंने पैक्ट किया था कि हम इसको नहीं देंगे। यह जो शॉर्ट टर्म वाला है, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज वाला है, 5500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ जो मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, हम उसको नहीं बनाएंगे। और अपने कई ऐसे मिसाइल के दोनों तरफ से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इन्होंने उसको डीएक्टिवेट या बर्बाद कर दिया था। अब जाके लड़ाई के बाद से, अब चूंकि अमेरिका उस पैक्ट में है या नहीं बात है, लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से पैक्ट से बाहर होने की बात की, और रशिया ये कह रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी बना रहा है, और पूरे रूस के सरहद पे यानी यूरोपियन यूनियन के कई देशों में उनको स्थापित कर चुका है, लगा चुका है, इसलिए हम भी बनाएंगे और बना रहा है। जी, चलिए बनाइए। लेकिन बता रहे हैं कि ब्लिंकन जो पूरे देश में दुनिया में घूमता रहता है, उसकी जो मोम की मूर्ति लगी हुई थी वॉशिंगटन में, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघल गई है। अब्राहम लिंकन उनकी, अच्छा अब्राहम लिंकन की, अच्छा ठीक है, ब्लिंकन की नहीं। जी, अब्राहम लिंकन की मूर्ति ये बनाया था, मतलब हाल फिलहाल में बनाया, किसी स्कूल में बनाया गया था मोम की, और ये उम्मीद की गई थी कि 55 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पिघलेगा। और किसी स्कूल के पार्क में बनाया था वॉशिंगटन में, और लोग जाते थे, देखते थे, फोटो खींचते थे। लेकिन अभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ही मैंने मूर्ति देखा, मतलब जो फोटो में था, ऐसा लगता है कि पिघल के कर रहा है कि यार बचाओ इस गर्मी से। और यह एक मजाक का विषय बन गया, लोग इस पर नाराज या गुस्से में नहीं है, मजाक का विषय बन गया। लेकिन यह दिखाता है कि क्लाइमेट क्राइसिस अमेरिका को भी किस बुरी तरह से हिट कर रहा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहां सामान्य चीज बन रहा है। जी, चलिए, फ्रांस और ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं। कल फ्रांस में पहले चरण का मतदान होगा, और ब्रिटेन में भी जो है चुनाव सर पर आ ही चुके हैं। दोनों को के चुनाव को लेकर क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, फ्रांस के बारे में महत्वपूर्ण यह है कि वहां जो भी इकोनॉमिक बॉन्ड्स हैं या शेयर मार्केट्स हैं, जब अचानक चुनाव की घोषणा हुई, ब्रिटेन में भी अचानक ही हुआ, ये लोग अचानक करने में बड़ा ही खुश होते हैं, जनता भी खुश होती है कि देखो हमारा जो मुखिया है वो किस किस तरह की चीज करता है। हमारे अभी 24 घंटा से 1 महीने का है कितना के लिए लॉकडाउन अचानक घोषित कर दिया गया, अचानक हमारा वो जो रुपया था डिमोनेटाइजेशन हो गया, और जनता बड़ी खुश होती है, तालियां बजाती है, घंटियां बजाती है। वैसे ही वहां भी हुआ, लेकिन जो शेयर मार्केट था वो घटना गिरना शुरू हुआ, उसका असर भारत में दिखा था, फिर से बढ़ रहा है। लेकिन कहीं से इन लोगों का, खासकर फ्रांस के, यदि जो रूलिंग पार्टी है, मैक्रों की सरकार हारी, यानी उसकी पार्टी हारी, सरकार नहीं हो तो प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तब हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस जो एक गुब्बारा हुआ है वह बुरी तरह फूट जाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आने वाली है साउथ अफ्रीका से। वहां पे गैंडों को बचाने के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जी हाँ, यह भी एक बड़ा बढ़िया खबर है। गैंडों को बचाने के लिए परमाणु तरीका जो है, वह बेसिकली मतलब एटॉमिक जो है, वहाँ पे कुछ लाख में वहाँ पर थे, है ना? पूरे 5 लाख थे। दुनिया की बात कर रहे हैं, अब केवल हम्म 27,000 गैंडे बचे हैं। हम्म क्योंकि उसका चमड़ा और जो हॉर्न जिसकी बात कर रहे हैं, सिंग जो होता है, वह बड़ा महंगा बिकता है। और हमारे लोग जो हैं, खासकर लोग जिनके पास ये सुविधा है, उसे मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। हम्म यानी इस पृथ्वी का, वह वैसे लोग हैं जो गॉड मानते हैं, और गॉड की जो जो मान लेते हैं कि उसने बनाया है दुनिया को, और उसने गैंडों को ही बनाया है, उन बेचारों को मार के खत्म करते हैं। पेंगुलियन भी एक जानवर, एलिफेंट भी है, उसके हम्म सूंड के लिए, जो सजाने उसके लिए, काम करने के लिए, औरतें उसके गहना भी पहनती है करने के हम्म लिए। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है, जो आपका परमाणु का जो है, उसका छोटा सा चिप्स लेके इन गैंडों को बेहोश करके, गोली करके, आराम से ऑपरेशन करके उसमें लगा देंगे, और गैंडे कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं ये पता चलेगा। उसका रेडिएशन लिमिटेड है, उसे कोई खतरा नहीं कहते हैं। साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर ऑलरेडी लगाया गया है कई जगह, ताकि हम्म पोचिंग करने वाले लोग अंदर न आए। और उस हम्म हालत में गैंडा मारा जाता है तो उनको बहुत जल्दी पता चलेगा कि मारा गया है। तो इस तरह से बचाने की कोशिश है, ताकि वहां के वन विभाग को जल्दी से पता चले कि हम्म आक्रमण हुआ है, और ये हम्म। लोग जाकर उसे बचाने की कोशिश करेंगे। जी यानी एक तरीके का जीपीएस उसमें लगा दिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। पहला जो अपडेट है, ईरान में नतीजे होंगे या दोबारा चुनाव होगा सर? हाँ, जो अभी सबसे आगे बढ़ रहे हैं, ये हैं पेजेस्की, याना करके हैं। इनको तकरीबन उम्मीद है, जो अभी तक जो गणना हुई है, 42 से 43%, और जो इनके विपक्ष में है उनको 38 से 39%, और वहां के संविधान के हिसाब से 50% होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से जो दो सबसे ऊपर है, नहीं दोनों के बीच में होगा। और चुनाव है वह जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में, चुनाव की जो भी तिथि तय होगी उनके संविधान के हिसाब से उनमें होगा। यानी ईरान में भी उठापटक अभी जारी है। जी ईरान के मुद्दे पर कर बाइडेन और ट्रंप में भी तो बातचीत हुई है, क्या रहा, क्या जानकारी है? इन लोगों ने एक दूसरे पर दोष लगाया है। हम्म ट्रंप ने कहा है कि उनके समय में ईरान पर बिल्कुल बुरी तरह से कंट्रोल किया गया, और ईरान की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए हम्म ईरान जो है अपने रेसिस्टेंट फोर्सेस, इस्लामिक रेसिस्टेंट फोर्सेस को मदद करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाइडेन के आने के बाद से ईरान फिर तेल बेच रहा है, चीन को बेच रहा है, इधर बेच रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और इसे हर जगह उसने सीरिया, आपके इसमें हिजबुल्लाह को, उधर हम्म हुतीज को, हर जगह उसने अपने रेसिस्टेंस फोर्स खड़ा कर दी है। और इसके कारण हो रहा है, जबकि ये शोर मचा रहे हैं बाइडेन की, इनके इनके दौरान में ट्रंप ने जो भी उस पर बंधन लगाए थे ईरान पे, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर लेने के लिए, उससे अमेरिका ने अपने आप को वापस कर लिया, इसलिए ईरान चढ़ गया। लेकिन कहीं से भी इन्होंने इस पॉलिसी की बात नहीं की कि यदि ईरान से मिडिल ईस्ट या पूरे विश्व खतरा है तो आगे क्या करेंगे, चूंकि इनके पास वैसा कुछ है ही नहीं। इस पर इन्होंने कोई बात नहीं की। जी, फिलिस्तीन को लेके क्या चर्चा हुई है सर? फिलिस्तीन की बात है तो दोनों एक ही साथ है। दोनों एक दूसरे को दिखाने करते हैं कि हम जो है सो मतलब फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और हम जो है आईडीएफ को, यानी जियोनिस्ट रिजीम को, रातों रात इतना ताकतवर बचा देंगे। खासकर बाइडेन, ट्रंप बोल रहे हैं, ताकि ये अपनी मर्जी से पूरे इस हमास को खत्म करके, और फिर फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट करके उनको एक क्या कहते हैं, मतलब स्वतंत्र और वो राष्ट्र बना देंगे। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। जी, क्या इसी सब के लिए अब गाजा प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों पर रोक लगाने को लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्रस्ताव पास कर दिया अमेरिका में? देखिए किस तरह का बेहुदा मजाक है। एक तरफ कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और यदि पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यदि कुछ डेटा देता है कि गाजा में कितने लोग मारे गए, वेस्ट बैंक में कितने लोग कैप्चर किए गए, किस तरह से लड़कियों, औरतों और युवकों को, बच्चों के खिलाफ प्रताड़ना दिया जा रहा है इजराइल के जेल में, और इस पे इन्होंने पास कर दिया है। अब सीनेट के पास जाना है, देखते हैं वहां पे क्या होता है, लेकिन ऐसे भी उनके ऊपर रोक लगा हुआ है। जी, गाजा में बनाए गए बंदरगाह को लेकर रिपब्लिकन सांसद माइक रोजर क्यों भड़का हुआ है बाइडेन के ऊपर? वो कह रहे हैं कि वह बहुत ही खर्चीला है, कितने मिलियन डॉलर उसमें खर्च ऑलरेडी हो चुके हैं, खतरनाक भी है, हमारे जहाज वहां से पानी का हल्फा आता चल जाता है, और जिस पर्पस के लिए हम गए थे कि यानी कि गाजा में फंसे हुए लोगों को हम
मानवीय सहायता देंगे वो तो तुम कर नहीं पा रहे, वैसे भी वहां से हट बह गया है, कुछ बचा हुआ नहीं है। अब कहने के लिए बात हो रहा है, अमेरिका ने वैसे औपचारिक रूप से तो घोषणा कर ही दी है कि हम इसको अब डिसमेंटल कर रहे हैं, कुछ बचा भी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। इनके पत्र से केवल वह जनता को वहां पता चलेगा कि अभी भी किस तरह से बाइडेन प्रशासन जबरदस्ती उस पर लगा हुआ है या उसको खत्म कर चुका है। जी, तुर्की के राष्ट्रपति और सीरिया के राष्ट्रपति में मुलाकात हुई है। क्या दोनों देशों के आपसी संबंध के संदर्भ में इस पूरे मामले को देखा जाए, या गाजा और इजराइल की जो जंग चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में भी इस मुलाकात के कोई मायने निकलते हैं? दोनों मिल चुके हैं, मैं भी नहीं ये खबर देख चुका हूं। हालांकि एर्दोगन ने कहा है कि मिलने में कोई दिक्कत नहीं, पिछला जो खबर था, और मिलने का कारण कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए और हम दोनों के बीच में जो ठंडा व्यवहार हो रहा था उसको फिर से जीवित करने के लिए। हालांकि एक दो शर्त लगाई है। शर्त यह है कि यहाँ पे करीब 8-9 लाख जो सीरिया के हमारे यहाँ रिफ्यूजी जो आके पड़े हुए, वहां पे जो हंगामा हुआ था उसको सीरिया वापस ले, जो टेररिज्म को जो पैदा कर रहा है उसको खत्म करें, और उसके बाद हम बात करेंगे और देखते हैं कि दोनों के प्रेसिडेंट मिलते हैं कि नहीं। यदि हो सकता है ऑलरेडी मिल चुके हैं जैसा कह रहे हैं, तो हो सकता है इन पर बात चली हुई हो, तो आपसी संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, निश्चित रूप से जो गाजा में हो रहा है उस पर भी बातें करेंगे, गोलन हाइट्स वगैरह पे भी बात करें कि किस तरह से जो इजराइल कर रहा है वहां पे और भी आर्म्स अम्युनिशन भेज रहा है। आए दिन सीरिया के दमस्कस में अन्य जगहों पे जो वो अटैक कर रहा है बाय एयर एंड थ्रू मिसाइल, उसको किस तरह बंद किया जाए, और अन्य मसलों पे बातचीत होंगी। जी, चलिए, लोग जहां विचार कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कहना कोरमा बिरयानी खा रहे हैं बैठकर, कुल बगिया कर रहे हैं, इस वहीं दूसरी ओर स्पेन भी आईसीजे में पहुंच गया साउथ अफ्रीका की मदद करने के लिए, और यूरोप का ये पहला देश है। नहीं, ये बढ़िया बात है। कई देश, जैसे लैटिन अमेरिका से तो कई देश आ चुके हैं, जैसे चिले, निकारागुआ, है ना, ये सब आ चुके हैं, और यहाँ से बेल्जियम भी है, हालांकि दूसरा देश होगा, बेल्जियम एक है, और इधर से लीबिया और टर्की इस तरफ से है। तो ये खुशी की बात, अच्छी बात है, जितने लोग आते हैं। आईसीजे क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन इस प्रोपेगेंडा को जनता को समझना चाहिए। जनता ही के हाथ में अब पूरे दुनिया का भविष्य है, चाहे वो अमेरिकी जनता हो, भारत की जनता हो, भारत की जनता को तो उठना ही पड़ेगा, या विश्व के अन्य जगहों में हो, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। और आज इनकी जो सही में जो पार्टी बनती है वह है, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जिनकी मोम पिघल रही है, जिन्होंने कहा था, लिंकन के बारे में बात की, उसको हम फिर से कैसे लागू करें आज के समय में, उसके लिए करना होगा। ना कि ये जो यहाँ के राजदूत, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जी, ठीक, अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है वेस्ट बैंक से। यहाँ पर पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन पर बैन लगा दिया गया और 5 चौकियों को मंजूरी दे दी गई है। क्या पूरी जानकारी है सर? ओस्लो संधि के हिसाब से जो पहले इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में हुआ था, उसके हिसाब से वेस्ट बैंक में इन्हें केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके तहत इन्हें अधिकार मिला था कि देखभाल करो, वह तुम्हारा देश नहीं है, वह फिलिस्तीन लैंड है, वह उसका हिस्सा है और देना होगा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि 5 चौकी वहां लगाने की इजाजत दी है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का और भी पावर वहां कम तो हो ही चुके हैं, और साथ साथ इन्होंने यह भी कर दिया है कि इस इलाके में, यानी वेस्ट बैंक में, जो नाजायज तरीके से जो बाहर से सेटलर्स आके बसे हुए हैं, इनको वह जायज घोषित कर रहे हैं, और इस तरह से पूरे फिलिस्तीन की जो जनता है वहां की, उसके खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक और लीगल और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। आए दिन ये 40-50 को गिरफ्तार कर रहे हैं, 2-4 को मार ही रहे हैं। जी, ये सब उस दौर में किया जा रहा है जबकि एक सर्वे सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि 2/3 इजरायली कह रहे हैं कि नेतन्याहू जाओ। यह वही है, बार बार मैं अपने साथियों कर रहा हूं कि तुम्हारा अधिकार वोट देने तक है, उसके बाद से खत्म। वोट का काउंटिंग कैसे होगा? वोट देने के बाद जो तुम्हारा प्रतिनिधि है वो किसके पक्ष में जाएगा, किस पार्टी में बदलेगा, ना भी बदलता है, सत्ता में भी आता है, तो किसके लिए काम करेगा? क्या तुम्हारे लिए काम करेगा? यहाँ पे 2/3 उसका विरोध कर रही है। जब इसमें अफगानिस्तान में जब अटैक हुआ, उसके पहले इराक पे जब अटैक हुआ, इराक पे अटैक के पहले पूरी अमेरिकी जनता 70-80% जनता विरोध में थी कि अटैक नहीं करना, इसके बावजूद किया गया। क्या हुआ? जी, हिजबुल्लाह से जंग को लेकर जो ये इजरायली हैं मिनिस्टर, वो अपने दावे कर रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अगर हमला किया गया हिजबुल्लाह के ऊपर तो बहुत ही खतरनाक साबित होगा।
गैलेंट ने तो यह धमकी दी है, पिछले 3-4 या करीब हफ्ते भर से नेतन्याहू भी धमकी दे रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं कि हम लेबनान पर आक्रमण करेंगे और हमास के साथ साथ हम हिजबुल्लाह को भी समाप्त करेंगे। इसका दो मतलब पहलू सामने, एक तो अमेरिका से और मदद लेने की पूरी कोशिश हो रही है। अमेरिकी जंग जो है समुद्री बेड़ा जो है वह भी अब पहुंच रही इस तरफ की जरूरत पड़ने पर हम अंदर घुसे, नेटो की भी तैयारी चल रही है मिडिल ईस्ट में और रेड सी में आ रही है। दूसरा ये कि धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद धमकी से कोई असर नहीं पड़ रहा है। ईरान सीधे आए ना आए, लेकिन ईरान समर्थक जो है, जैसे हुतीज हैं या सीरिया इराक में जो है, वह भी खुलेआम रूप से अमेरिका के ठिकानों पर अटैक करना शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डू और डाई की बात होगी। यदि पूरे खत्म हो रहे हैं तो क्यों ना हम भी मरे। और यह मिडिल ईस्ट में पूरे भड़कने की चीज हो रही है, जो नेतन्याहू कहीं से ना कहीं चाह रहे हैं। जी चलिए देखते हैं क्या होता है। पल पल चीजें बदल रही होती हैं। जब तक हम बोल रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तब तक कुछ और तस्वीर सामने आ जाती है। बहुत से लोग जो हैं ये भी कह सकते हैं कि ये खबर पुरानी हो गई, क्योंकि इस दौर में जी रहे हैं। सर गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटा सा मैं एक चीज और बताऊं कि जो भारत से पोत जा रहा था, जो शिप जा रहा था आर्म्स मिशन के लेकर, उसको स्पेन में रोक दिया गया था। और स्पेन ने इजराइल की भी जो भी फोर्सेस की जो शिप्स थी, बैटल शिप्स, वॉरशिप, उसको रोक दिया था। अब मोरक्को ने यह दे दिया, नई खबर जैसा कहा। मोरक्को जो है सो पूरी की तरह अमेरिका और इजराइल जो कर रहा है वो कर रहा है। यानी ये बेस ना सही वो, यहां ना सही यहां, इधर करके, और जाल में इस तरह से पूरी दुनिया को पकड़ रखा है। जनता नहीं समझती है, जनता ही जनार्दन है, वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मतलब है कि जो आज के जनता के जनार्दन हैं उनको खत्म करके जनता के सही जनार्दन, यानी जनता का ही राज्य कायम हो, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।